वेलकम टू ड्यूटेरिया। मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में जो है हमारा सितंबर माह के तीसरे सप्ताह से संबंधित वीडियो। आज हम लोग तीसरे सप्ताह से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण 25 करंट अफेयर्स के प्रश्न उत्तर हैं उनको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उसके पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल ड्यूटेरिया टेस्ट सीरीज से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और आते हैं हम अपने पहले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। आज का हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा एक पहल अभियान की शुरुआत की गई है? तो एक पहल नाम से जो अभियान शुरू की गई है वो किस संस्था के द्वारा किया गया है या किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। तो ये जो एक पहल अभियान की शुरुआत रिसेंटली की गई है, ये की गई है कानून एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा। क्या है ये अभियान, आइए जानते हैं। कानून एवं न्याय मंत्रालय ने हाल ही में एक पहल अभियान की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य टेली लॉ के तहत कानूनी जानकारी के लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर बड़े पैमाने पर पंजीकरण को प्रोत्साहन देना है। वास्तव में ये अभियान जो है वो 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से जो कानूनी जानकारी है या कानूनी सलाह है उसको टेली लॉ के माध्यम से दिया जा रहा है। इस प्रकार से यह कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा सूचना एवं जानकारी को प्रसारित करने के लिए चलाई गई पहल है और इसे ही नाम दिया गया है एक पहल अभियान। आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना करने की घोषणा की है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में जो इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापना की जो घोषणा की गई है ये की गई है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। क्या है इससे फायदा, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक के उपकरण खास करके टीवी, मोबाइल, फ्रिज आदि जो उपकरण हैं, ऐसे उपकरण को बनाने वाली कंपनियों को स्थापित किया जाएगा, जिससे उत्पादन एवं रोजगार सभी क्षेत्रों में वृद्धि होगी। हाल ही में हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु 3 देशों के मध्य नई त्रिपक्षीय साझेदारी ऑकस की घोषणा की गई है। इनमें से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? ऑप्शन है अमेरिका, यूके, भारत और ऑस्ट्रेलिया। इसका अगर हम लोग देखें स्पेलिंग ऑकस का तो AUKUS है ऑकस। इसका मतलब है कौन कौन देश इसमें शामिल है, तो भारत इसमें शामिल नहीं है। ए से ऑस्ट्रेलिया, फिर ऑस्ट्रेलिया के बाद यूके और फिर यूएस। इस प्रकार से ये 3 देशों यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर के हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु त्रिपक्षीय साझेदारी ऑकस की घोषणा की है। एक प्रकार से ये सहयोगात्मक और सुरक्षात्मक साझेदारी है। चौथे प्रश्न की ओर आते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्र शक्ति नामक नौसैनिक अभ्यास जो है वो आयोजित किया? ऑप्शन है फ्रांस के साथ, इंडोनेशिया के साथ, मलेशिया के साथ, सिंगापुर के साथ। इसका जो सही उत्तर है वो है इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अभी रिसेंटली सितंबर माह में समुद्र शक्ति का तीसरा संस्करण जो है वो आयोजित किया गया है। आते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। पहला है यह विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया गया है। इसमें प्रथम स्थान स्वीडन को प्राप्त हुआ है और इसमें भारत का 46वां स्थान रहा है। अब बात करते हैं इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो दूसरा कथन है कि स्वीडन को जो है ये पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ये जो है वो सही नहीं है। तो कौन कौन सही हो गए फिर? 1 एवं 3 दोनों सही है। बात करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में पहला स्थान जो है वो स्वीडन की नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ है। इसके अलावा इस इनोवेशन इंडेक्स को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO द्वारा जारी किया जाता है और रिसेंटली जारी इस आंकड़ों में भारत को 46वां स्थान मिला है, जबकि 2020 में भारत का स्थान 48वां था। अगर बात करें इस इंडेक्स की तो भारत लगातार इसमें सुधार करते आ रहा है। 2015 में भारत की रैंकिंग 81वां थी,
जो कि घटते घटते 2021 में 46वां यानी 46 तक आ गया है। तो इस प्रकार से भारत के रैंकिंग में काफ़ी सुधार हुआ है। छठे प्रश्न में आते हैं, हाल ही में किस राज्य के दो उत्पाद सिरार खोंग मिर्च और तामेलोंग मैडरीन संतरे को जीआई टैग दिया गया है? तो हाल ही में एक मिर्च और एक संतरे की प्रजाति को जो है वो जीआई टैग प्रदान किया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, मणिपुर। इसका जो संबंध है वो है मणिपुर राज्य से संबंधित है। हाल ही में मणिपुर राज्य के दो उत्पाद सिरार खोंग मिर्च तथा तामलोंग मैडरीन संतरे को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये जो मिर्च आप देख रहे हैं इसे हाथी मिर्च के नाम से भी जाना जाता है। ज्योग्राफिकली इंडिकेशन वाला यह टैग उन उत्पादों को दिया जाता है जो क्षेत्र विशेष में कुछ विशेष स्थान रखते हैं, उन्हें जीआई टैग के नाम से जाना जाता है। सातवां प्रश्न है, हाल ही में वायुसेना के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राकेश सिंह भदौड़िया, राजीव कुमार बंसल, विवेक राम चौधरी और पंकज कुमार सिंह। तो हाल ही में जिन्हें वायुसेना के नए प्रमुख के रूप में चुना गया है वो हैं विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी जो है वे राकेश कुमार सिंह भदौड़िया का स्थान लेंगे। ये सितंबर में ज्वाइन करेंगे, सितंबर लास्ट में। आते हैं आठवें प्रश्न की ओर। 400 डेज नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है जो कि चर्चित है? ऑप्शन है चेतन भगत, अमिताभ घोष, झुम्पा लाहिरी, रस्किन बॉन्ड। और 400 डेज पुस्तक जो है वो अक्टूबर में लॉन्च होगी, लेकिन उसकी पोस्टर और कहानी जो है अभी ही बताई गई है थोड़ी सी, तो इसलिए ये चर्चित है और यह चेतन भगत की पुस्तक है। आप देख सकते हैं चेतन भगत और ये 400 डेज ये पुस्तक का नाम है। और 400 डेज चेतन भगत द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसका प्रकाशन अक्टूबर 2021 में किया जाएगा। और चेतन भगत द्वारा लिखित कोई भी पुस्तक काफ़ी ज़्यादा चर्चित और परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 9वां प्रश्न। 17 सितंबर 2021 को संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र अध्यक्षों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन है ताशकंद, दुशांबे, बिश्केक, बीजिंग। तो अभी रिसेंटली जो ये बैठक आयोजित की गई है ये दुशांबे में आयोजित की गई है। दुशांबे कहाँ है? तो सितंबर 2021 में संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित की गई। इसमें भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें वर्चुअली जो है संबोधन दिया। और अभी कोविड के बाद ज़्यादातर बैठकों में जो है वो वर्चुअली ही प्रधानमंत्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये संघाई सहयोग संगठन की जो बैठक दुशांबे में हुई इसमें विदेश मंत्री ने तो प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली माध्यम से इसमें पार्टिसिपेट किया। रिसेंटली आपको जानकारी होगी कि जो एससीओ संगठन है उसमें 8 सदस्य देश थे, जिसमें एक बढ़ करके इसकी संख्या जो है वो कुल 9 हो गई है। तो कौन से 9 देश है आगे हम लोग इस प्रश्न को डिस्कस करेंगे। 10वां प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया गया है? तो सबसे ऊंचे इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो चारों ही पहाड़ी क्षेत्रों के ही नाम हैं और इसका सही उत्तर जो है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के काजा में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया गया है। इसकी ऊंचाई लगभग 500 फीट है तथा इसकी स्थापना गोइगो कंपनी के द्वारा किया गया है। आते हैं 11वां प्रश्न की ओर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बाल मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से हाल ही में किस पहल की शुरुआत की गई है? तो बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक विशेष पहल लाया गया है, उसका क्या नाम है? ऑप्शन है आयुष, मुस्कान, संवेदना, सार्थक। इसका जो सही उत्तर है वो है मुस्कान यानी स्माइल। हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मुस्कान पहल की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य बाल मृत्यु दर को कम करना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में गुणवत्तापूर्ण रूप से बढ़ोतरी लाना है। तो मुस्कान जो है ये योजना जो है वो शुरू की गई है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। 12वां प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष कंपनी द्वारा इंस्पिरेशन 4 मिशन को जो है लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है नासा, इसरो, स्पेस एक्स, जाक्सा।
इसका जो सही उत्तर है वो है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स कंपनी द्वारा हाल ही में ये इंस्पिरेशन 4 मिशन को जो है लॉन्च किया गया है। यह पहली बार था जब रॉकेट में कोई पेशेवर अंतरिक्ष यात्री नहीं था। इसका नेतृत्व जेरेड इसाक मैन के द्वारा किया गया है। स्पेस एक्स वो कंपनी है जो अंतरिक्ष में शोध नहीं बल्कि अंतरिक्ष में जो है यात्रियों को भेजने की पहल को लेकर के जो है अपना प्रयास जारी रखे हुए है, और इसका सपना है कि भविष्य में अंतरिक्ष यात्रा जो है वो एक टूरिज्म के रूप में डेवलप किया जाए। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो रिसेंटली घोषित जो किया गया है ये पुरस्कार वो किसे दिया जा रहा है? ऑप्शन है एसवी सरस्वती, डीवी शांता, रीता राधाकृष्णन और अरुणा गोस्वामी। इसका जो सही उत्तर है वो है एसवी सरस्वती। नाम आसानी से आप याद कर सकते हैं, एसवी सरस्वती। इन्हें मिला है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020। ये कौन है? तो सैन्य नर्सिंग सेवा होता है। सेना में एक मिलिट्री में भी एक सेवा होती है जिसमें खास करके जो है डॉक्टरी और नर्सिंग से जुड़े हुए काम होते हैं। तो नर्सिंग सेवा के उप महानिदेशक ब्रिगेडियर एसवी सरस्वती को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। यह एक नर्स को दिया जाने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। तो भारत में नर्सिंग सेवा के क्षेत्र में ये सबसे सर्वोच्च सम्मान है जो कि 2020 के लिए एसवी सरस्वती को दिया गया है। 14वां प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रगति मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय जीवन बीमा निगम, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से इसका जो सही उत्तर है वो है भारतीय जीवन बीमा निगम। भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने अधिकारियों के उपयोग के लिए एक प्रगति मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इसके तहत वे प्रीमियम संग्रहण, संभावित एमडीआरटी, एजेंसी सक्रियन आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने जो ऑफिस के वर्क है उसको सुगमतापूर्ण बनाने, उसको बेहतर बनाने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम ने प्रगति नामक एक मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च किया है। 15वां प्रश्न है, सितंबर 2021 में भारत के किन 2 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु और केरल, आंध्र प्रदेश और केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी और गोवा। तो ये जो ब्लू फ्लैग है, ये ब्लू फ्लैग वास्तव में उन तटों को दिया जाता है जो स्वच्छ है और पर्यावरण के अनुकूल तट हो जाते हैं, उनको ब्लू फ्लैग टिक मिलता है। तो हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा ये घोषणा की गई है कि तमिलनाडु और पुदुचेरी के जो तट हैं उनको ब्लू फ्लैग टिक मिल गया है। क्या है ये ब्लू फ्लैग टिक? तो हाल ही में तमिलनाडु और पुदुचेरी के समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। भारत में अब ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त समुद्री तटों की संख्या 10 हो गई है, जो कि पहले 8 हुआ करती थी। ब्लू फ्लैग फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन डेनमार्क द्वारा दिया जाने वाला यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर इको स्तरीय टैग है कि आपका जो तट है वो इको फ्रेंडली है, और इसी को ध्यान में रख करके ये टैग दिया जाता है। तो रिसेंटली किसको दिया गया है? तो तमिलनाडु और पुदुचेरी को। पहले से कितने को दिया गया था? तो 8 को, और कुल अभी दे दिए गए 2। तो इस प्रकार से कुल जो ब्लू टिक यानी ब्लू फ्लैग वाले तट है वो उनकी संख्या जो है वो 10 हो गई है। 16वां प्रश्न है, एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है पंकज आडवाणी, गीता सेठी, अमीर सरखोश और चेउंका वाई। तो ये जो अभी हाल ही में स्नूकर चैंपियनशिप 2021 आयोजित हुआ था दोहा में, उसका जो खिताब है वो पंकज आडवाणी ने जीत लिया है। एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब भारत के पंकज आडवाणी ने जीता है। उन्होंने फाइनल में ईरान के अमीर सरखोश को हराया है। मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष जो है कोविड के कारण ये प्रतियोगिता आयोजित नहीं हुआ था। 2019 में भी पंकज आडवाणी ने ही ये पुरस्कार जीता था। उसके बाद 2021 में इसका आयोजन हुआ है जिसे पंकज आडवाणी ने ही जीता है। 17वां प्रश्न है, हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन है नवजोत सिंह सिद्धू, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, चरणजीत सिंह चन्नी और कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो हाल ही में पंजाब में एक उलटफेर हुआ है, वहां के मुख्यमंत्री को हटाकर नए मुख्यमंत्री के पद पर पदस्थापन कराया गया है, और इसमें जो सही उत्तर है वो है चरणजीत सिंह चन्नी।
हाल ही में चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं और उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो है स्थान लिया है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की संभावनाएं जो है अब बीजेपी में जाने की बढ़ रही हैं। तो इस प्रकार का एक उलटफेर हुआ वहां कांग्रेस की मंत्रिमंडल में और कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह पे जो है चरणजीत सिंह चन्नी को जो है वो बनाया गया है पंजाब का मुख्यमंत्री। 18वां प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हाल ही में किसे एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड प्रदान किया गया है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो है प्रोग्रेस अवार्ड किसे दिया गया है? नरेंद्र मोदी, जो बिडेन, लोटे सेरेंग, शेख हसीना। तो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक अनुकूल पहल और अनुकूल सफलता दर्ज करने के लिए ये पुरस्कार जो है वो शेख हसीना को दिया गया है, जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। तो सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश की प्रगति और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में निश्चित रूप से ये प्रश्न बन करके आएगा, इसलिए इसे ध्यान में रखिएगा। किसके द्वारा दिया गया है ये भी याद रखना है, और इसके अलावा किसे दिया गया है और किस कार्य के लिए दिया गया है, ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में स्पिन योजना की शुरुआत की गई है? तो स्पिन स्कीम जो है वो किसके द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो स्पिन जो है वो स्ट्रेंथिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया नाम से शुरू किया गया है और ये स्पिन योजना जो है ये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। इसमें सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा हाल ही में स्पिन योजना की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा योजना के तहत पंजीकृत कुम्हारों को ऋण प्रदान करना है। तो एक प्रकार से जो स्थानीय सूक्ष्म उद्योग वाले लोग हैं जो पंजीकृत हो चुके हैं हमारे शिशु मुद्रा योजना में, उनको जो है ऋण प्रदान किया जाएगा ताकि वो अपने जीविकोपार्जन की स्थिति को बेहतर बना सके तथा इस सूक्ष्म उद्योग और लघु उद्योगों को आगे बढ़ा सके। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन सा देश एससीओ का 9वां देश बन गया है? तो संघाई सहयोग संगठन में 9वां देश कौन बना है? इसका जो सही उत्तर है, ऑप्शन में पहले चलते हैं, ईरान, इराक, सऊदी अरब, इजराइल। इसका जो सही उत्तर है वो है ईरान। ईरान को बनाया गया है 9वां सदस्य देश। क्या है ये? तो संघाई सहयोग संगठन को 21वें शिखर सम्मेलन में ईरान एससीओ का 9वां सदस्य देश बन गया है। इससे पूर्व बात कर ले तो एससीओ में स्टार्टिंग में 6 सदस्य थे, जिसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान थे। बाद में भारत इसमें शामिल हुआ और पाकिस्तान शामिल हुआ। तो भारत और पाकिस्तान 2 शामिल हुए थे, ये 2017 में शामिल हुए थे, और 9वां देश ईरान जो है वो 2021 में इसमें शामिल हुआ है। इस प्रकार से 6 से बढ़ करके इसके सदस्यों की संख्या वर्तमान में 9 हो गई है। इसकी स्थापना 2001 ईस्वी में की गई थी। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं संघाई सहयोग संगठन के बारे में, इससे रिलेटेड निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। 21वां प्रश्न है, 16 सितंबर 2021 को आयोजित 15वीं पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑप्शन है अर्जुन राम मेघवाल ने, कृष्ण पाल गुर्जर ने, प्रहलाद सिंह पटेल ने और नित्यानंद राय ने। तो भारत की 15वीं जो बैठक हुई थी इसका जो नेतृत्व है वो कृष्ण पाल गुर्जर ने किया। 16 सितंबर 2021 को 15वीं पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई। भारत की ओर से विद्युत राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने इसका जो है प्रतिनिधित्व किया। इस बैठक का विषय बी केयर, बी प्रिपेयर और बी प्रॉस्पर जो है था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ऑप्शन है अलका नांगिया अरोड़ा, वर्तिका शुक्ला, शेफाली जुनेजा, धूत्री बनर्जी। तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है वो बनी है शेफाली जुनेजा, काफ़ी चर्चित रही। तो भारत की शेफाली जुनेजा को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये आने वाले समय के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की किसी महिला ने पहली बार अध्यक्षता की है नागरिक उड्डयन की, तो इसलिए जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है।
23वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश के ला प्लामा द्वीप में स्थित कैम्ब्रे विएजा ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हाल ही में दर्ज की गई है? तो ला पाल्मा द्वीप पर जो कैम्ब्रे ब्रिज है, कंप्रे ब्रिज है, उसमें जो है ये घटना हुई है। ये किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है इटली से, स्पेन से, फ्रांस से, जर्मनी से। इसका जो सही उत्तर है वो है स्पेन। स्पेन के ला प्लामा द्वीप में स्थित कब्रे विएजा जो है ज्वालामुखी में 50 वर्षों बाद जो है अचानक ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई। ला प्लामा कैनेडी द्वीप का एक हिस्सा है और ये स्पेन देश में स्थित है। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित तीस्ता 5 पावर स्टेशन को ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो तीस्ता 5 जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है, ये सबसे पहले जान ले। ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम। इसका जो सही उत्तर है वो है सिक्किम। ये सिक्किम राज्य में है। अंतर्राष्ट्रीय जल विद्युत संघ द्वारा सिक्किम में स्थित NHPC के तीस्ता 5 पावर स्टेशन को ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार किसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को सतत विकास के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए जो है दिया जाता है। तो यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में अगर कोई बेहतर प्रोजेक्ट होता है तो उसे इस प्रकार का पुरस्कार दिया जाता है। तो ये तीस्ता 5 नामक जो पावर स्टेशन को दिया गया पुरस्कार है, ये सिक्किम राज्य से संबंधित है। आते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। हाल ही में किस संस्था द्वारा वार्षिक रूप से जारी होने वाले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का प्रकाशन बंद करने की घोषणा कर दी गई है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपको पता है कि ये एक ऐसा सूचकांक था जिसके माध्यम से बिजनेस शुरू करने वाले लोगों के लिए जो है एक गाइड मिलता था कि किस देश में बिजनेस अनुकूल माहौल है, परिस्थितियां हैं और उनसे उनको लाभ मिलता था। यह जो आंकड़े हैं ये किसके द्वारा जारी होता था? ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, IMF। वास्तव में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट है वो विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता था, लेकिन हाल ही में विश्व बैंक समूह द्वारा वार्षिक रूप से जारी होने वाले इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन को बंद करने का निर्णय लिया गया है। तो यानी अब ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो ये रिपोर्ट आता था, जो कि 2003 से ही कंटिन्यूअसली आ रहा था 2021 तक, अब इसे बंद करने की घोषणा जो है वो वर्ल्ड बैंक द्वारा ली गई है। तो आज के इस 25 प्रश्नों की श्रृंखला को कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसके अलावा BPSC के जो अपकमिंग एग्जाम है उसको ध्यान में रख करके इसके प्रीवियस ईयर को हाल ही में रिसेंटली लॉन्च किया गया है एडुटेरिया द्वारा, जिसमें मुख्य रूप से 2 विशेषताएं बहुत ही खास है। जिसमें पहले स्टार्टिंग में ही परीक्षा को लेकर के आंकड़ों पर आधारित रणनीति जो है वो बताई गई है। तो इससे आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी परीक्षा को समझने और परीक्षा के ट्रेंड को समझने में। और दूसरा, जितने भी प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम इसमें डाले गए हैं उन सभी के जो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, उस करंट रिलेटेड क्वेश्चन को रिसेंट के करंट इश्यूज और टॉपिक्स और आंकड़ों के साथ अपडेट किया गया है। तो अगर आप BPSC की परीक्षा को लेकर के एक तैयारी कर रहे हैं, एक प्लान कर रहे हैं, तो आप इस बुक को लेकर के पढ़ सकते हैं। इससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। इसके अलावा BPSC एग्जाम में प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर से कम 25 क्वेश्चन रिपीट होते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट होते हैं। तो ऐसे में आपको इम्पोर्टेंट रहेगा ये। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको लाभ मिलेगा। थैंक यू एडुटेरिया से जुड़ने के लिए। आज का हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।